आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में लें। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। राम कुमार के चेहरे के भाव बदल गए। अनगिनत सैनिक सड़कों पर उमड़ पड़े, पूरी गली को घेर लिया। ये लोग बिल्कुल सिटी लॉर्ड मैनर के पहरेदार थे। दूर से एक शक्तिशाली आभा पास आ रही थी। काले कवच पहने हुए बेहद विस्मयकारी लग रहे थे। टॉवर लॉर्ड राम कुमार, असंख्य खजाना टॉवर और राजपुर राजधानी इतने सालों से हमेशा परस्पर लाभकारी और जीत जीत वाले रहे हैं। एक जूनियर के लिए इसे इतना अप्रिय बनाने की क्या जरूरत है? जो बोल रहा था वो वास्तव में नगर रक्षकों का सेनापति चड्डा था। ये चड्डा भी अर्धचरणीय दिव्य प्रभु शक्ति था। ये सुनकर राम कुमार पर तुरंत गहरा दबाव पड़ा। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और शक्तिशाली आभा आकाश की ओर उठी, अंततः रमिन धनपाल के पास रुकी, जो दूर से राम कुमार का सामना कर रहा था। एक और अर्धचरणीय दिव्य प्रभु महाप्रवीण। बस उस व्यक्ति के चेहरे पर भाव जटिल थे। उसकी निगाहें दया भरी नजरों से आरव की ओर देख रही थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सप्त मार्शल अकादमी प्रमुख आर्यमन थे। एपिसोड 1457, सारे रिश्ते तोड़ देना। टॉवर लॉर्ड राम कुमार। इस बार तो आरव सचमुच हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। ये बूढ़ा आर्यमन ने एक लंबी सांस छोड़ी। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। जब उसने सुना कि आरव ने अकादमी के 5 महान प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है, तो वो बहुत देर तक अवाक रह गया। सच कहूं तो ऐसे छात्र में बहुत क्षमता थी, लेकिन इस दुनिया में ये कभी उतना आसान नहीं होता जितना ऊपर से दिखता है। अगर आर्यमन आगे नहीं आता तो विभिन्न शक्तियों को शांत करना बहुत मुश्किल होता। खासकर उस धनपाल परिवार का दबाव बहुत ज्यादा था। 3 अर्धचरण दिव्य प्रभु क्षेत्र की शक्तियां एक साथ आगे आ रही थी। यहां तक कि राम कुमार पर भी दबाव में भारी वृद्धि महसूस हुई। राम कुमार जानता था कि आरव ने आज जो मुसीबत खड़ी की है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हो गई है। 4 महान अर्धचरण दिव्य प्रभु क्षेत्र की शक्तियां आमने सामने थी। ये भव्य अवसर न जाने कितने वर्षों से घटित नहीं हुआ था। रमीन धनपाल ने राम कुमार को गर्म आंखों से गौर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह लड़का अपने साथी शिष्यों को तुच्छ समझता था। भले ही वो आपके असंख्य खजाना टॉवर का अतिथि कीमियागर हो, फिर भी वो पहले ही जनता के आक्रोश का शिकार हो चुका है। आज उसे मरना ही होगा। अगर आपके असंख्य खजाना टॉवर ने उसकी रक्षा करने की हिम्मत की, तो अब से राजपुर राजधानी में जीवित रहना शायद मुश्किल हो जाएगा। चड्डा, जो शुरू से अंत तक चुप रहा, ने भी धीरे से कहा, आरव ने निर्दोष को अंधाधुंध मार डाला। ये सिटी मनोर की प्रतिष्ठा को चुनौती है। अगर ये सेनापति कार्रवाई नहीं करता तो सिटी मनोर की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? राम कुमार के चेहरे के भाव अतुलनीय रूप से भद्दे थे। वो पहले ही चट्टान के किनारे पर धकेल दिया गया था। एक बाघ पर सवार होकर और उतरना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आरव ने एक औषधीय गोली निगली, जिससे उसके शरीर के भीतर के घाव बलपूर्वक दब गए। धीरे से उठते हुए उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से हंसते हुए कहा, निर्दोषों की अंधाधुंध हत्या कितनी बड़ी बात है। अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाना कितनी बड़ी बात है। जब लिटिल फैटी का दिव्य सागर उन 5 ने नष्ट कर दिया था, स्वर्ग का कोई रास्ता नहीं था और पृथ्वी का कोई द्वार नहीं था, तब तुम सब कहाँ थे? जब नक्श धनपाल ने अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया और मेरी हत्या करने के लिए मेरा पीछा किया, तब तुम लोग कहाँ थे? जब अमरीश धनपाल ने 100 नगरों के प्रगलन परीक्षण के दौरान अपनी पहचान की अवहेलना की और मुझ ग्रोटो प्रोफाउंड शिष्य पर घात लगाकर हमला किया, तब तुम सब कहाँ थे? मैंने 100 नगरों के प्रगलन परीक्षण में सभी नायकों को परास्त कर दिया और नगर स्वामी के लिए 4 सितारा दिव्य गोली जीत ली। इसके बदले में तुम मुसीबत से बचने के लिए रियायतें दे रहे हो। इस तरह की अकादमी में मैं प्रवेश करूं या न करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आरव सप्त मार्शल गुरुकुल से सभी संबंध तोड़ता हूं। आरव गर्व से खड़ा था।
बिना किसी डर के दिव्य प्रभु क्षेत्र के 3 महान आधे एकदम पावर हाउस का सामना कर रहा था। सिटी लॉर्ड मैनर और सप्त मार्शल गुरुकुल का एक ही समय में आगे आना राजपुर सिटी लॉर्ड के रवैये को दर्शाने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। चड्डा और आर्यमन की उपस्थिति ने आरव के सप्त मार्शल गुरुकुल में बंधनों के अंतिम निशान को भी बादल और धुंध की तरह नष्ट कर दिया। पूरी निष्पक्षता से सप्त मार्शल गुरुकुल में आरव का योगदान उनकी मांगों से कहीं अधिक था। सप्त मार्शल गुरुकुल पर उनका कुछ भी बकाया नहीं था। इसके विपरीत सप्त मार्शल गुरुकुल के काम करने के तरीके ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया। पता चला कि घनपाल परिवार वास्तव में आरव पर इतना हावी हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आरव इतना क्रोधित था और चाहता था उसके साथी शिष्यों को मार डालो। पता चला कि ये उसके भाई का बदला लेने के लिए था। अमरीश धनपाल एक मूल देवता क्षेत्र के महान विशेषज्ञ थे। ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र के एक जूनियर पर घात लगाना यह वाकई बहुत बेशर्मी है। पहले जो कुछ हुआ आरव ने उसे सहन किया। इस बार उसका उत्पात मचाना और लोगों को मारना अपने भाई का बदला लेने के लिए है। आरव दयालु और न्यायप्रिय है। सच में समझ नहीं आ रहा आरव में इतनी भयानक प्रतिभा है, फिर भी नगरपाल धनपाल परिवार के प्रति इतना पक्षपाती क्यों है। कोई आश्चर्य नहीं कि घनपाल परिवार पिछले कुछ वर्षों में और भी ज्यादा अत्याचारी तरीके से काम कर रहा है। पता चला कि नगरपाल ही उनका साथ दे रहे हैं। आरव की बातों ने कई लोगों की सहानुभूति जगाई। धनपाल परिवार और नगरपाल मनोर इस तरह दबाव डाल रहे थे जिससे साफ जाहिर था कि लोग कठोर विकल्पों पर मजबूर हो रहे थे। आरव के लिए अब तक टिक पाना पहले से ही बेहद मुश्किल था। रमीन धनपाल ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और ठंडी खर्राटों के साथ बोले, बेहद चालाक और बेतुकी बातें। तुम साफ तौर पर इस बात पर भरोसा कर रहे हो कि तुमने योगदान दिया है, इसलिए तुम सबको अपनी नजरों से नीचे समझते हो, अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब तुम सचमुच कुतर्क करने की हिम्मत कर रहे हो। रामकुमार, ये बूढ़ा आदमी तुमसे ही पूछ रहा है, हटोगे या नहीं? रामकुमार बोलने ही वाले थे कि आरव ने स्पष्ट स्वर में कहा, आज का मामला ये आरव अकेले ही संभालेगा। सीनियर रामकुमार, इन कुछ वर्षों की देखभाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आरव आज बच निकला तो मैं भविष्य में जरूर उदारता से बदला चुकाऊंगा। पुलकित और मिस कनिका को सीनियर रामकुमार को सौंप दिया जाएगा। रामकुमार ने मुंह खोला और सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। अगर वो इन तीनों से अंत तक लड़ भी लेता तो भी वो आरव को नहीं बचा पाता। 3 शक्तिशाली अर्धचरणीय दिव्य प्रभु क्षेत्र की शक्तियों से वो अकेले नहीं जूझ सकता था। रमीन धनपाल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, एक तुच्छ प्रारंभिक चरण का स्वर्ग झलक सचमुच बात करने की हिम्मत करता है। आज अगर तुम नहीं मरते तो मैं, ये रमीन, फिर कभी किसी से चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। आरव ने रमीन धनपाल की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बूढ़े, तुम्हारा चेहरा बहुत पहले लोगों से नहीं मिलता था, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, ये आरव एक दिन तुम्हारे धनपाल परिवार को पूरी तरह धरती से गायब कर देगा। रमीन धनपाल अत्यधिक क्रोध से हंसा और बोला, बेशर्मी से शेखी बघारने वाले, ये बूढ़ा आज देखना चाहता है कि तुम धनपाल परिवार को कैसे गायब करोगे। इस समय आर्यमन ने हल्की सी आह भरी और उलझे हुए भाव से कहा, आरव, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है, खुद को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें नगर स्वामी से दया की भीख मांगने में मदद करेगा। वो तुम्हें जरूर कोई रास्ता देगा। आरव ने उसकी ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या अकादमी प्रमुख सचमुच इस आरव मम को 3 साल का बच्चा समझते हैं? हालांकि ये आरव उस राजपुर नगर स्वामी से कभी नहीं मिला है, फिर भी वो और धनपाल परिवार स्पष्ट रूप से मिलीभगत से काम कर रहे हैं। अगर मैं सचमुच आत्मसमर्पण कर दूं तो क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? आर्यमन ने मुंह खोला और सचमुच अवाक रह गया। दरअसल उसे भी नहीं पता था कि नगरपाल और धनपाल परिवार के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन विभिन्न संकेतों से सचमुच पता चल रहा था कि नगरपाल और धनपाल परिवार का आपस में गहरा रिश्ता था। दरअसल इस बार उसका आगे आना भी नगरपाल की ओर से उसे व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजना था, जिससे वो आरव को वापस मना सके। बात बस इतनी थी कि आरव को धोखा देना इतना आसान नहीं था। वो इसके पीछे छिपे संकेतों को बहुत पहले ही समझ चुका था। अरे, अब और बात करना बेकार है। कमीने, अगर तुझमें दम है तो आज आकर मेरा पीछा करके दिखाओ।
आरव ने रमीन धनपाल की ओर ठंडी मुस्कान दी और उसकी आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई। इतनी जल्दी? अभी तक सभी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि आरव एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया और क्षितिज में विलीन हो गया। इस तलवारबाजी वाली उड़ान की गति वास्तव में पहले से कई गुना ज्यादा तेज थी। रमीन धनपाल के चेहरे के भाव बदल गए। दिव्य तत्व उन्मत्त होकर उस दिशा में दौड़ रहा था जहां आरव गायब हो गया था। चड्डा और आर्यमन के चेहरों पर भी आश्चर्य के भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव की गति वास्तव में इतनी तेज होगी। आरव की आकृति बहते प्रकाश की धारा में बदल गई, मानो आकाश में कोई धूमकेतु पलक झपकते ही 1000 मील दूर चला जाए। अरे, इस बदमाश की तलवार चलाने वाली उड़ान की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? रमीन धनपाल ने झुंझलाकर कहा। चड्डा के चेहरे के भाव भी भद्दे थे और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस गति से तो हम उसे खो ही नहीं देंगे। आर्यमन कुछ नहीं बोला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से खून टपक रहा हो। आरव जैसी प्रतिभा को तो अकादमी प्रमुख के करियर का सबसे शानदार पल माना जाना चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका नतीजा ऐसा होगा। हाँ साले, लगता है भविष्य में लोगों से मिलने के लिए तेरे पास कोई चेहरा नहीं बचा। याद रखना कि तूने क्या कहा था। आरव की आवाज धीरे धीरे सामने से सुनाई दी। उसे उन तीनों महान अर्धचरण दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्तियों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं था। हालांकि अर्धचरण दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्तियां उड़ सकती थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उनकी विशेषता नहीं थी। तुलनात्मक रूप से जब आरव स्वर्ग झलक क्षेत्र में पहुंचे तो यह पहली बार था जब उन्होंने पूरी शक्ति से तलवारबाजी से उड़ान भरी। वे कुछ अधूरे नौसिखिए बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ठीक इसी क्षण आरव के हावभाव बदल गए। आकाश से एक भयावह आभा उतरी। एक पल में आरव मानो दलदल में फंस गया हो, खुद को बाहर निकालने में असमर्थ। एपिसोड 1458 विश्व की शक्ति। पूरा आकाश विकृत सा लग रहा था। आरव को लगा कि आगे एक विशाल शक्ति है। उनका पूरा व्यक्तित्व रुई के एक बादल में फंस गया है, जिससे वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये शक्ति है बिस्व की। वो राजपुर नगर स्वामी साक्षात आए हैं। धूलिन की आवाज आरव के मन में गूंजी। आरव का दिल अचानक घाटी की गहराई में डूब गया। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस राजपुर नगर स्वामी की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी ने सचमुच कोई कदम उठाएगा। उसने शुरू में सोचा था कि राजपुर नगर स्वामी ऐसी बातों से परेशान होने से कतराते हैं। लगता था इस बार उसने वाकई गलत अनुमान लगाया था। राजपुर नगर के इस स्वामी का धनपाल परिवार के साथ रिश्ता उसकी कल्पना से भी ज्यादा असाधारण था। आरव को पता था कि अब वो बच नहीं सकता और उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। इस समय रमीन धनपाल तीनों ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। स्थिति देखकर रमीन धनपाल जोर से हंस पड़ा और बोला, बच्चा, क्या तू दौड़ने में अच्छा नहीं है? मेरे देखने के लिए दौड़ो। आरव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। इस छोटे स्वामी के पीछे पीछे मुंह भर धूल खाली, फिर भी बकवास करने की हिम्मत की। तेरी खाल वाकई बहुत मोटी है। रमीन धनपाल का चेहरा उतर गया और वो गुस्से से बोला, बच्चा, तू मौत को दावत दे रहा है। रमीन धनपाल ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे आरव पर हाथ मार दिया। धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे शक्तिशाली हमला स्पंज के एक गोले पर लगा हो। आरव संसार की शक्ति में उलझा हुआ था और जबरदस्ती इस हथेली को ग्रहण करते हुए उससे बच नहीं पाया। पुहवार्क। आरव के मुंह से बेतहाशा ताजा खून निकला। उसका शरीर टूटी डोरी वाली पतंग की तरह जमीन की ओर नीचे की ओर झुक रहा था, लेकिन संसार की शक्ति अभी भी उसे घेरे हुए थी, जिससे वो हवा में तैर रहा था, जमीन पर नहीं। अगर संसार की शक्ति अधिकांश शक्ति को सहन न कर पाती तो आरव अभी ही मर चुका होता। अरे बदमाश, अभी तो तुम बहुत घमंडी नहीं थे, मेरे सामने फिर से घमंडी बनो। रमीन धनपाल की चाल सफल होते ही उसे तुरंत असामान्य रूप से मुक्ति का एहसास हुआ। बूढ़े कुत्ते, आज ये सब याद रखना, ये आरव भविष्य में 100 गुना लौट आएगा। आरव ने घूर कर देखा और दांत पीसते हुए कहा, हे, क्या तुम बदमाश अभी भी सपना देख रहे हो? भगवान सिटी लॉर्ड राकुल धनपाल ने भी कदम उठाया है। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा कोई भविष्य है? रमीन धनपाल ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। रमीन धनपाल के शब्द निकलते ही न केवल आरव बल्कि चड्डा और आर्यमन के हावभाव बदल गए।
नगरपाल का उपनाम असल में धनपाल था। इस तरह सब कुछ समझाया जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इन कुछ वर्षों में धनपाल परिवार ने राजपुर राजधानी में हवा को बुलाया और बारिश को नियंत्रित किया, अन्य प्रमुख परिवारों को दबा दिया, दूसरों को पीछे छोड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि धनपाल परिवार के अनुयायी इतने अहंकारी थे। लेकिन नगरपाल मनोर ने इस पर आंखें मूंद ली। सब कुछ नगरपाल के उपनाम से ही शुरू हुआ था। रमीन धनपाल, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। एक बर्फीली सी आवाज सुनाई दी। एक शक्तिशाली अधेड़ उम्र का आदमी शून्य से बाहर आया। आरव की निगाहें गंभीर हो गई। ये अधेड़ उम्र का आदमी बिल्कुल वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिसे उसने प्रवेश द्वार पर जांच के दौरान देखा था। राकुल धनपाल को देखकर रमीन धनपाल के चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए और उन्होंने झुककर कहा, जी हां, नगरपाल, महामहिम। रमीन धनपाल अपनी गलती जानते हैं। राकुल धनपाल ने सहमति जताते हुए शांत स्वर में कहा, यह नगरपाल धनपाल परिवार का पालक पुत्र है, धनपाल परिवार के कुल का सदस्य नहीं। आज जब आप सब इसे सुन लेंगे तो आपको फिर कभी किसी से इसका जिक्र करने की इजाजत नहीं है। राकुल धनपाल की गहरी निगाहों को देखकर आर्यमन और चड्डा दोनों चौंक गए और जल्दी से झुककर बोले, जी हां, नगरपाल, महामहिम। राजपुर राजधानी में राकुल धनपाल लोगों के सामने लगभग मुंह नहीं दिखाते थे। पहले उनका उपनाम भी कोई नहीं जानता था। ये बात शायद नस्क धनपाल को भी नहीं पता थी। केवल रमीन धनपाल, इस प्रकार के धनपाल परिवार के सर्वोच्च अस्तित्व को ही राकुल धनपाल की असली पहचान पता थी। 10 लाख साल से भी ज्यादा समय पहले राकुल धनपाल को धनपाल परिवार की अपार कृपा प्राप्त हुई थी और इसी कारण उन्हें आज की उपलब्धियां प्राप्त हुई। बस इतना समय बीत चुका था कि अब किसी को ये याद नहीं था। राकुल धनपाल धीरे से मुड़ा, आरव की ओर देखा और उदासीनता से बोला, आरव, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। तुम्हारी उपलब्धियां भविष्य में इस नगर स्वामी से भी आगे निकल जाएंगी। ये बहुत बुरा है। तुम्हें धनपाल परिवार से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। आरव ने राकुल धनपाल को घूरा और उसे दिव्य क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति का जरा भी डर नहीं था और उसने थूकते हुए कहा, छी, तुम सही गलत में फर्क नहीं कर सकते। धनपाल परिवार को अराजकता में लिप्त होने दे रहे हो। तुम नगर स्वामी बनने के लायक नहीं हो। अगर मुझे पता होता कि बात यहां तक पहुंचेगी तो इस युवा स्वामी को उस 4 सितारा दिव्य गोली को उसी समय तलवार से चीर देना चाहिए था ताकि कुत्ते को खाना न खिलाना पड़े। हिस। आर्यमन और चड्डा दोनों ये सुनकर चौंक गए। सच में कोई था जिसने एक दिव्य प्रभु क्षेत्र के महाशक्ति से इस तरह बात करने की हिम्मत की। ये लड़का सचमुच अधर्मी और बेलगाम था। बल्कि रमीन धनपाल ने मन ही मन ठंडे स्वर में उपहास किया, डांटो, जितनी बेरहमी से डांटोगे उतनी ही जल्दी मर जाओगे। हालांकि राकुल धनपाल का संयम आरव की कल्पना से कहीं बेहतर था। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, धनपाल परिवार मेरे प्रति दयालु था। इस नगर स्वामी को ऐसा करने में क्या बुराई है? 100 नगरों के प्रगलन परीक्षण से लौटने के बाद इस नगर स्वामी ने तुम्हें पहले ही संकेत दे दिया था कि धनपाल परिवार से दुश्मनी न करो, लेकिन तुम तर्क और सलाह के प्रति उदासीन थे। न केवल तुम पश्चातापहीन रहे बल्कि तुम बद से बदतर होते चले गए। आरव ये सुनकर जोर से हंस पड़े और बोले, अपराधीन बने रहो। सचमुच तुम्हारे ये दादा हंसी से मर रहे हैं। तुम कौन हो? दादाजी आरव को पश्चाताप कराने की हिम्मत कर रहे हो? पीछे बैठे तीनों लोग ये सुनकर कांप उठे। ये आरव वाकई बहुत ही अजीब था। वह दिव्य प्रभु क्षेत्र का एक शक्तिशाली केंद्र था, एक ईश्वर दृश्य अस्तित्व। मत देखो कि वे तीनों कैसे आधे आधे दिव्य प्रभु क्षेत्र थे। एक असमी दिव्य प्रभु क्षेत्र के सामने ये देखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। दिव्य प्रभु क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्रों ने एक छोटी सी दुनिया खोल दी और दुनिया की शक्ति में वृद्धि कर दी। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा दिव्य दाव 3 लोकों के लोग कल्पना कर सकते थे। जो कोई दिव्य प्रभु क्षेत्र के जितना करीब होता उतना ही इस लोक के प्रति उसका विस्मय बढ़ता। जो लोग इस चरण तक पहुंचने में सक्षम थे उनमें से कौन भी अद्वितीय प्रतिभाशाली नहीं था। हालांकि आरव ने राकुल धनपाल को अपनी नजरों में बिल्कुल नहीं रखा। राकुल धनपाल ने आरव पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, यह दुनिया मूल रूप से सर्वोच्च पर राज करने वाली शक्तिशाली है। मैं दुनिया के एक हिस्से पर नियंत्रण रखता हूं। एक राजधानी शहर का प्रभार अपने हाथ में लिए हुए हूं। मैं तुमसे पश्चाताप करने के लिए कहता हूं। तुम्हें पश्चाताप करना ही होगा। पश्चाताप न करने का परिणाम मृत्यु है। अपनी बात खत्म करते हुए राकुल धनपाल ने हल्के से अपनी उंगली थपथपाई। एक भयानक आभा तुरंत घनीभूत हो गई। रमीन धनपाल तीनों ने यह देखकर गंभीर भाव धारण कर लिए।
ये दिव्य प्रभु क्षेत्र के महाशक्ति की शक्ति थी। अब समय आ गया है। आरव की निगाहें एकाग्र हो गई। उनका आकार अचानक प्रत्यंचा से छूटे तीर की तरह फूट पड़ा। रमीन धनपाल तीनों स्तब्ध थे। राकुल धनपाल की निगाहें भी एकाग्र हो गई। आरव ने वास्तव में उसकी विश्व शक्ति को तोड़ दिया। एक प्रारंभिक चरण के स्वर्ग झलक के बच्चे ने वास्तव में दिव्य प्रभु क्षेत्र के महाशक्ति की विश्व शक्ति को तोड़ दिया। ये तो एक अकल्पनीय बात थी। ये मामला आरव द्वारा 5 महान प्रतिभाओं को मारने से भी अधिक आश्चर्यजनक था। आरव ने दिव्य सार को अपनी सीमा तक उकसाया और हताश होकर भागने लगा। मृत्यु के आगे समर्पण करना आरव की कभी शैली नहीं रही। जब तक आशा की कोई किरण बाकी थी, वो अपना पूरा प्रयास करता। विश्व की तथाकथित शक्ति स्वर्गीय दांव का एक प्रकार का प्रयोग मात्र थी। ये गहन और अथाह लग रहा था, लेकिन आरव के पास छोटा हेवनस्पेन पर्वत था। वो राकुल धनपाल और बाकी लोगों को गालियां दे रहा था। दरअसल वो पूरे समय गुप्त रूप से छोटे हेवनस्पेन पर्वत से संवाद कर रहा था। वो स्काई फुटहिल दुनिया के स्वर्गीय दांव का अनुकरण कर सकता था। वो स्वाभाविक रूप से राकुल धनपाल की विश्व शक्ति को नष्ट कर सकता था। आश्चर्यचकित होने के बाद राकुल धनपाल के मुंह के कोने पर ठंडी मुस्कान आ गई और उसने कहा, कुछ दिलचस्प है, लेकिन ये बेकार है। बात करते हुए राकुल धनपाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत 1000 मील आगे बढ़ गया। आरव की गति पहले से ही चरम पर थी, लेकिन राकुल धनपाल ने उसे तुरंत पीछे छोड़ दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या राज है। राकुल धनपाल ने मुस्कुराते हुए उंगली उठाई। आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी ओर टूट पड़ी हो। झपटा, राकुल धनपाल की नजरें गहरी हो गई। आरव सचमुच उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। एपिसोड 1459 कारण बोने से फल मिलता है, कर्म बोने से फल मिलता है। विश्व की एक विशाल शक्ति अचानक फूट पड़ी और राकुल धनपाल की विश्व शक्ति से टकरा गई। धमाका, एक भयानक लहर उठी जिससे रमिन धनपाल तीनों उड़कर बाहर आ गए। तीनों लोग अचानक पकड़े जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्र है वे काफी दूर थे, वरना सिर्फ ये आफ्टरशॉक ही उन्हें मार डालने के लिए काफी था। 2 दिव्य प्रभु क्षेत्र की शक्तियों के बीच ये मुकाबला बेहद शक्तिशाली था। राकुल धनपाल की निगाहें गहरी हो गई और उनके चेहरे पर बेहद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। राकुल धनपाल ने आश्चर्य से कहा, ये तो तुम ही हो। आगमनकर्ता ने शांत स्वर में कहा, वरना तुम्हें क्या लगता है वो कौन होगा? राकुल धनपाल मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राम कुमार पहले नहीं टूटे पाए, लेकिन आप पहले टूट गए। मुझे वाकई हैरानी हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने सालों तक एकांतवास में रहे। असल में तो दिव्य प्रभु क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए ही थे। जब रमन धनपाल तिकड़ी ने दूर से उस आकृति को राकुल धनपाल के सामने देखा, तो उनकी निगाहों में आश्चर्य का भाव और बढ़ गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति वास्तव में दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। राजपुर राजधानी में 4 महान अर्धचरण दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्तियां थी। सभी को लगा कि ये 4 अर्धचरण दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्तियां दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सबसे ज्यादा आशाजनक थी। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये व्यक्ति वास्तव में प्रवेश कर जाएगा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि असंख्य खजाना टॉवर का मुख्य कीमियागर था, जो पहले से ही कई दशकों से एकांतवास में था। राजीव राव। कई दशकों के बंद एकांतवास ने दुनिया इस व्यक्ति को लगभग भुला ही दिया था। हालांकि जब वो फिर से एकांतवास से बाहर आया तो वो वास्तव में उनसे बिल्कुल अलग स्तर पर था। रमीन धनपाल तीनों ने राजीव राव की आकृति को देखा। उनके चेहरे ईर्ष्या और उलझन से भरे हुए थे। सफल होने वाला व्यक्ति राजीव राव क्यों था? वे क्यों नहीं? राजीव राव ने शांत भाव से कहा, यह बूढ़ा व्यक्ति दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर पाया, ये सब छोटे मित्र आरव की बदौलत था। आशा है कि नगर स्वामी महामहिम इस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के कारण आरव को बाहर निकलने का रास्ता देंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, राकुल धनपाल सहित सभी के चेहरे बदल गए। राजीव राव का दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करना वास्तव में आरव से संबंधित था। कोई आश्चर्य नहीं कि असंख्य खजाना टॉवर ने आरव को इस तरह से सुरक्षित रखा। पता चला कि वास्तव में यही कारण था। उस समय राजीव राव ने खुद ज्वेल हिल सिटी की यात्रा की थी। वापस आकर उन्होंने सीधे एकांतवास की घोषणा कर दी। क्या ऐसा हो सकता है कि आरव में सचमुच ऐसी जादुई शक्ति हो कि वह दूसरों को दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सके? रमीन धनपाल तीनों ने एक दूसरे को देखा।
और उनकी निगाहें एक दूसरे को झुलसा देने वाली लग रही थी। दिव्य प्रभु क्षेत्र उन तीनों के लिए सचमुच बहुत लुभावना था। राकुल धनपाल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे दिव्य सम्राट महामहिम के नियमों के अनुसार, चूंकि आप दिव्य प्रभु क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए आपको अब मेरी राजपुर राजधानी में नहीं रहना चाहिए, है ना? राजीव राव का चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा, इस मामले के बाद यह राजीव स्वाभाविक रूप से चला जाएगा, लेकिन आरव के बारे में यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेगा। क्योंकि असंख्य खजाना टॉवर एक बाहरी शक्ति थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व की अनुमति नहीं दी जो नगर स्वामी के लिए खतरा बन सके। वरना अगर असंख्य खजाना टॉवर ने राजधानी शहर में एक दिव्य प्रभु शक्ति केंद्र स्थापित किया, तो क्या नगर स्वामी का अंतिम निर्णय होता या इस दिव्य प्रभु का? राकुल धनपाल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, तुम जैसे दिव्य प्रभु क्षेत्र के होते हुए जो अभी अभी प्रवेश कर गया है, तुम इस नगर स्वामी के सामने ढीठ होना चाहते हो? राकुल धनपाल के शरीर से एक खतरनाक गंध फैल गई, जिससे राजीव राव के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि राजीव राव दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस आए थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने बस यही किया था। राकुल धनपाल न जाने कितने सालों से दिव्य प्रभु क्षेत्र इस लोक में रह चुके थे। अगर उनके बीच सचमुच जिंदगी मौत की जंग थी, तो राजीव राव उनके मुकाबले में बिल्कुल नहीं थे। राजीव राव का चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा, जब तक आप आरव को जाने देते हैं, आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। राकुल धनपाल ने ठंडे स्वर में कहा, इस नगर स्वामी से शर्तों पर बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। आज इस आरव को तुम्हें हर हाल में सौंपना ही होगा, वरना तुम्हारा असंख्य खजाना टावर राजपुर राजधानी में शायद अपनी दुकान बंद कर सकता है। राजीव राव समझ गए, इस राकुल धनपाल ने एक बोझ उठा लिया था और अपना दिल मजबूत कर लिया था। आरव को जाने देना नामुमकिन था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, उनका मन हिल गया। आरव की आकृति बाहर आ गई। आरव को अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधलापन महसूस हुआ। एक बार फिर हेवनस्पेन दुनिया में प्रकट हुआ। उसी क्षण पहले आरव को राजीव राव द्वारा खोली गई छोटी सी दुनिया में ले जाया गया। बड़े भाई राजीव, तुम तो सचमुच टूट पड़े। आरव ने राजीव राव को आश्चर्य से देखा। उसे लगा जैसे उसकी आंखें अभी अभी धुंधली हो गई है। एक अजनबी दुनिया में पहुंच गया हूं और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने बचाया। अब राजीव राव को देखकर उसे एहसास हुआ। राजीव राव को आरव को बाहर लाते देखकर राकुल धनपाल और रमीन धनपाल दोनों बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था कि दबाव के कारण उसे आरव को सौंपना पड़ा। आखिरकार एक छोटे से स्वर्ग के दर्शन के लिए एक विशाल असंख्य खजाने वाले टॉवर को पास से दिखाना सार्थक नहीं था। राजीव राव ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, ये सब तुम्हारी बदौलत है। उस समय अगर तुम एक दो संकेत न देते तो शायद ये बूढ़ा अब तक दरवाजा भी नहीं छू पाता। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये बड़े भाई राजीव के मोटे जमावड़े फूट रहे हैं। ये तो बस कढ़ाई में फूल जोड़ रहा था। बधाई हो बड़े भाई राजीव। राजीव राव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने आह भरते हुए कहा, छोटे भाई, ये बड़े भाई ही है जो बेकार है। अगर मैं दिव्य प्रभु क्षेत्र में भी पहुंच भी गया तो भी आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इन दो लोगों ने, एक पूछ रहा था और एक जवाब दे रहा था, राकुल धनपाल और बाकियों के दिलों में जबरदस्त लहरें उठा दी। एक ग्रोटो प्रोफाउंड देवता क्षेत्र का बच्चा जो एक चरम भव्य पूर्णता के संकेत दे रहा है, मूल देवता क्षेत्र के महाशक्ति, और उसे दिव्य प्रभु क्षेत्र में भी घुसने दे। अगर वे इसे अपने कानों से न सुनते तो वे निश्चित रूप से सोचते कि ये दुनिया पागल है। रमीन धनपाल भी इस समय अपने मन में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। आरव, तुम आओ और मुझे संकेत दो। अगर वो दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस सकता तो वो दुश्मनी भी छोड़ने को तैयार होता। सिवाय इसके कि अब ऐसी परिस्थिति में वो पहले से ही ऐसा निर्णय नहीं ले सकता था। आरव ने आश्चर्य से मुंह नहीं खोला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई राजीव के आने के लिए इस आरव को पहले ही ये कृपा मिल चुकी है। राजीव राव ने सिर हिलाया, राकुल धनपाल की ओर मुड़े और कहा, आज से असंख्य खजाना टावर राजपुर राजधानी से हट जाएगा। छोटे भाई आरव, ये राजीव तुम्हें रास्ते का एक हिस्सा भेज देगा। वापसी तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगी। आरव की आंखों के सामने बस एक धुंध छा गई और वह दुनिया की एक राजसी शक्ति में लिपटा हुआ था। न जाने कितनी दूर उड़ रहा था। यह दृश्य राकुल धनपाल को अचंभित कर गया। राजीव राव, तुम। राजीव राव ने उदासीनता से कहा, हालांकि ये बूढ़ा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस बूढ़े को भगाने की तुम्हारी इच्छा
इतनी जल्दी नहीं हो सकती। और क्या तुम इस बूढ़े को मारने की हिम्मत कर सकते हो? यह सुनकर राकुल धनपाल का गला रुंध गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। राकुल धनपाल की हैसियत को देखते हुए एक दो मूल देवता क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मार डालने के बाद असंख्य खजाना टावर स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन राजीव राव अब दिव्य प्रभु क्षेत्र के एक महाशक्ति बन चुके थे। असंख्य खजाना टावर के लिए अब वे महत्वहीन नहीं थे। राकुल धनपाल हमेशा शांत और संयमित दिखते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर अतुलनीय रूप से क्रूरता थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राजीव राव वास्तव में इतने निर्णायक हैं, जो असंख्य खजाना टावर को राजपुर राजधानी से सीधे बाहर निकाल रहे हैं। एक शहर से बाहर निकलने पर असंख्य खजाना टावर का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तुमने वास्तव में एक स्वर्गीय दर्शन क्षेत्र जूनियर के लिए ऐसा निर्णय लिया? क्या तुम पागल हो? राकुल धनपाल ने दांत पीसते हुए कहा। राजीव राव ने शांत भाव से कहा, मनुष्य के पास पालन करने के लिए सिद्धांत और आधार रेखाएं होती हैं। कारण बोने से परिणाम उत्पन्न होता है, कर्म बोने से फल मिलता है। अतीत में आरव ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की थी। इसी तरह आज मैं कृतज्ञता चुकाने का कार्य कर रहा हूं। तुम्हें कैसे पता कि मेरे आज के कार्य का भविष्य में फल नहीं मिलेगा? राकुल धनपाल का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी निगाहें भय से भर गई। तुम में से कुछ लोग अभी भी किस बात से स्तब्ध हो? अभी भी उसका पीछा नहीं कर रहे हो? मैं उस व्यक्ति को यहां देखना चाहता हूं, अगर वो जिंदा है। लाश लाओ अगर वो मर गया है। राकुल धनपाल दहाड़ा। एपिसोड 1460। क्या तुम अपने आप से बहुत खुश हो? उस असीम जंगल में 3 आकृतियां अत्यधिक गति से आगे बढ़ रही थी। इन तीनों लोगों का आभा मंडल प्रभावशाली था। आसपास के खूंखार जानवर उनसे दूर रहने के लिए चिल्ला रहे थे। इस बदमाश, इसकी जिंदगी वाकई बहुत जिद्दी है। ये इस तरह बच भी निकल सकता है। रमीन धनपाल ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा। रमीन धनपाल तीनों ने पूरे रास्ते पीछा किया और आखिरकार लंबी उड़ान नहीं भर सके। इसलिए वे पीछा करने के लिए जमीन पर उतर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजीव राव सचमुच दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस जाएंगे। और भी अप्रत्याशित बात यह थी कि राजीव राव को आरव की रक्षा के लिए असंख्य खजाना टावर को राजपुर राजधानी से हटने देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। रास्ते में रमीन धनपाल गुस्से से पैर पटक रहे थे, लेकिन कुछ भी करने में लाचार थे। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम अकादमी टोकन के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। राजीव राव की कार्रवाई व्यर्थ ही जाएगी, चड्डा ने गंभीर स्वर में कहा। इसके साथ ही रमीन धनपाल का क्रोध फिर से खुशी में बदल गया और उसने कहा, अरे हम तीनों अर्धचरणीय दिव्य प्रभु क्षेत्र, एक स्वर्गीय झलक क्षेत्र का पीछा कर रहे हैं। यह भी बहुत शर्मनाक है। इस लड़के ने लोगों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए पहले ही सारी गतिविधियां बंद कर दी है और अब तलवार पर सवार होकर उड़ने की हिम्मत नहीं करता। बस उसे इस तरह से पता नहीं है ये वही है जो हम चाहते हैं। राजीव राव की जादुई क्षमता आरव को राजपुर राजधानी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए अपर्याप्त थी। इस समय राजपुर राजधानी ने पहले ही दुनिया को घोषणा कर दी थी, जिससे आरव पूरी राजपुर राजधानी के दायरे में अपराधी हो गया था। अगर आरव भागना चाहता तो वो खुलेआम हवा में नहीं उड़ सकता था। इस तरह लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। आर्यमन ने आह भरी और कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि राजीव राव हमसे एक कदम आगे हैं और दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। वे दिव्य प्रभु क्षेत्र के आधे कदम तक भी नहीं पहुंचे थे। आखिर आरव ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया कि वे दिव्य प्रभु क्षेत्र बन गए? एक वाक्य ने बाकी 2 लोगों का अच्छा मूड तुरंत हवा में उड़ा दिया। उनमें से कुछ लोग तो इस क्षेत्र में कई सालों से अटके हुए थे, आधा कदम दूर, लेकिन जमीन से क्षितिज तक इतनी दूर की हमेशा के लिए पार नहीं कर पाए। हालांकि राजीव राव पीछे से आकर आगे वालों से आगे निकल गए और सीधे दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? राकुल धनपाल ने दांत पीसते हुए कहा, किस लिए इतना सोच रहे हो? जब हम उस लड़के को पकड़ लेंगे तभी क्या हमें उसका मुंह न खोल पाने का डर रहेगा? यकीनन रमीन धनपाल की बात सुनकर दोनों लोगों की आंखें चमक उठीं। भाई रमीन ने सही कहा। हमारे तीनों फाउंडेशन राजीव राव के फाउंडेशन से कहीं बेहतर है। अगर थोड़ी सी भी ताकत है तो हम दिव्य प्रभु क्षेत्र में जरूर पहुंच सकते हैं, चड्डा ने उत्साह से कहा। रमीन धनपाल मुस्कुराए और बोले, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो लड़का अब ज्यादा आगे नहीं होगा। क्राउलाइट सिटी की सीमा में प्रवेश करने ही वाला है। एक बार जब हम उसे क्राउलाइट सिटी से भागने देंगे तो हमें उसे पकड़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों लोगों ने अपनी चालढाल दिखाते हुए और पीछा करते हुए
अपनी सहमति जताई। क्राउलाइट सिटी राजपुर राजधानी का सबसे सीमावर्ती जिला था। अगर आरव यहां से चला गया तो वो अन्य राजधानियों के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि ये राजधानियां एक शाही शहर की थी, फिर भी वे एक दूसरे के क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती थी और किसी के भी काम में दखल नहीं देती थी। आर्यमन के चले जाने पर स्वाभाविक रूप से काफी परेशानी खड़ी हो जाती। 3 दिन बाद क्राउलाइट शहर की सीमा पर एक आकृति बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। अचानक आकाश से 3 आकृतियां उतरी और उस आकृति के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। रमीन धनपाल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि भरी मुस्कान थी और वो हंसते हुए बोला, सचमुच शर्म की बात है, बस थोड़ी देर और। हालांकि थोड़ी परेशानी हुई, फिर भी हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्यों, तुम इतने हैरान क्यों हो? आर्यमन ने आह भरी और कहा, आरव, शासक के आदेश की अवहेलना करना मुश्किल है, हमारे साथ वापस आओ। लेकिन चड्डा की निगाहें तप रही थी जब उसने कहा, बेटे, दिव्य प्रभु क्षेत्र तक पहुंचने का तरीका बता दो और हम तुम्हें मौत से बचा लेंगे। बीच में 3 लोगों से घिरे होने पर आरव को न तो कोई खुशी थी और न ही कोई गम, और न ही वे वैसी निराशा में थे जैसी उन्होंने कल्पना की थी। आरव ने रमीन धनपाल की तरफ देखा और थूकते हुए कहा, अपने चाचा को हैरान कर दिया, बेवकूफ, बस अपनी थोड़ी सी चाल की वजह से और दादाजी आरव को भी पकड़ना चाहते हो। रमीन धनपाल का चेहरा काला पड़ गया और वो गुस्से से आग बबूला होने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि आरव ने अकादमी का टोकन निकाल लिया है और उसे अपने हाथ में लेकर खेलने लगा। आरव ने रमीन धनपाल की तरफ एक मुस्कान से देखा जो मुस्कान नहीं थी और कहा, बूढ़े कुत्ते, रास्ते में तुम खुद से बहुत खुश थे। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे दादाजी आरव तुम्हारी पकड़ से बच नहीं पाएगा? सिर्फ इस खिलौने की वजह से? रमीन धनपाल का दिल धड़क उठा। उसे अचानक लगा कि उन तीनों को धोखा दिया गया है। ये क्लोन है। चड्डा की निगाहें गंभीर हो गई और उसने उदास होकर कहा। आर्यमन ने आह भरी और कहा, हम सबने उसे बहुत कम आंक लिया था। आर्यमन ने रमीन धनपाल की ओर देखते हुए व्यंग्य किया और कहा, बूढ़े कुत्ते, जरा रुको। जब मैं, आरव, लौटूंगा तब तुम्हारे धनपाल परिवार का नाश हो जाएगा। तुम राकुल धनपाल से कहना, उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहना। ये दादाजी आरव आएंगे और जल्द ही उसका हिसाब बराबर करने के लिए उसे ढूंढ निकालेंगे। अपनी बात खत्म करते ही एक धमाके के साथ आरव तुरंत आग के गोले में बदल गया। घंटा, अकादमी का टोकन जमीन पर गिर गया जिससे एक तीखी आवाज आई। रमीन धनपाल ने अपने दांत तब तक पीसते रहे जब तक कि वो खड़खड़ाने नहीं लगा, और तब तक गुस्से में रहे जब तक कि 7 छिद्रों से धुआं नहीं निकलने लगा। उन तीनों ने लगभग 1 महीने तक उसका पीछा किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में एक क्लोन था। ये बदमाश बहुत चालाक है। चड्डा ने भी घृणा से दांत पीस लिए। असल में वो दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने के तरीके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने तक इतनी भागदौड़, ये सब व्यर्थ था। राजपुर राजधानी की दूसरी सीमा पर आरव, जो उस समय एक गुफा में अपने घाव भर रहा था, अचानक अपनी आंखें खोल ली। उसके मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। आरव ने पहले कितने उतार चढ़ाव देखे थे। वो इस तरह की निम्न स्तरीय गलती कैसे कर सकता था? हालांकि सप्त मार्शल गुरुकुल ने पहले कभी नहीं कहा था। आरव उसके लिए इस तरह का छिपा हुआ खतरा कैसे ला सकता था? जैसे ही आरव को बाहर भेजा गया, उसने अपने दिव्य सार का अधिकांश भाग बांट दिया। एक शुद्धिकरण चंदन ज्वाला कमल क्लोन बनाया, अकादमी टोकन लाया और भाग गया, जबकि उसका असली स्वरूप चुपके से दूसरी दिशा में चला गया। फायरी ने पहले ही एक आदिम आत्मा को जन्म दे दिया था। आरव उसे अंतरिक्षीय तूफानों से पार नहीं ला सका, लेकिन चंदन ज्वाला कमल आरव द्वारा परिष्कृत क्लोन था। वो उसे यहां लाया। इन लगभग 100 वर्षों में चंदन ज्वाला कमल भी दिव्य पद तक विकसित हो चुका था। बस आरव की प्रकृति की गति की तुलना में यह बहुत धीमी थी। रास्ते में आरव सतर्क था, अपने निशान प्रकट नहीं कर रहा था। अंततः सीमाओं की ओर छिप गया। 1 महीने पहले हुए कई बड़े युद्धों में आरव की चोटें पहले से ही बहुत गंभीर थी। भागने के इस 1 महीने के साथ आरव पर और भी चोटें लग गई। हाल ही में उसे एक छिपी हुई गुफा मिली और वो अपने घावों को भरने के लिए एकांतवास में चला गया। अचानक आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तो लगा था कि इस बार तो मैं मर ही गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐन मौके पर बड़े भाई राजीव सचमुच दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुसकर मुझे बचा लेंगे। तभी धूलिन की आकृति प्रकट हुई और बोली, दरअसल तुमने ही खुद को बचाया।
तुमने ही उसे दिव्य प्रभु क्षेत्र में सबसे पहले घुसने में मदद की थी कि वह आकर तुम्हें बचाए। शायद यही कारण और प्रभाव का चक्र है। आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मुझे लगा था कि मैं उसके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अप्रत्याशित फसल मिलेगी। मिस वानरू शायद निराश होंगी। और हां, लिटिल फैटी भी है। मुझे उम्मीद है कि वो खुद को संभाल लेगा। सीनियर, इस राजपुर राजधानी में मेरे लिए पहले से ही कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊं? धूलिन ने कहा, आप नवसारी शाही शहर की सीमा के भीतर नहीं रह सकते। दिव्य प्रभु क्षेत्र की ताकत के साथ एक बार जब राकुल धनपाल को आपका ठिकाना पता चल जाता है तो आपको मारना सिर्फ हाथ उठाने की बात है। ये एक परेशानी वाली जगह है। जितना संभव हो उतना दूर जाना बेहतर है। एपिसोड 1461 जाबाज। टाइडरन सिटी धूम शाही शहर का सीमावर्ती क्षेत्र था। धूम शाही शहर की सीमा पर स्थित एक शाही शहर कालादूत शाही शहर था। ये दोनों शाही शहर अलग अलग सेनाओं के थे। धूम शाही शहर मानव जाति के दिव्य सम्राट बल का था, जबकि कालादूत शाही शहर राक्षस जाति के दिव्य सम्राट बल का था। ये दोनों शाही शहर प्राणघातक शत्रु थे। साल भर युद्ध करते रहते थे। अनगिनत मौतें और हताहत होते थे। इस समय टाइड्रन शहर के बाहर एक घने जंगल में मानव मार्शल कलाकारों की एक छोटी सी टीम गश्त कर रही थी। हालांकि ये मार्शल कलाकार देवलोक के महाशक्ति थे, फिर भी उनमें से हर एक अच्छी तरह प्रशिक्षित था, मानकीकृत पोशाक पहनता था और अपने कार्यों के बीच अच्छा समन्वय रखता था। उन सामान्य मार्शल कलाकारों की तरह लापरवाह नहीं। कैप्टन, लॉर्ड सेंचुरियन बहुत पक्षपाती है। हमारी टीम को हर बार गश्ती मिशन हमेशा इस तरह के उजाड़ स्थान पर क्यों सौंपे जाते हैं? हाँ, इस गति से हम सैन्य उपलब्धियां कैसे प्राप्त करेंगे? कैप्टन, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना अभिमान त्याग कर ऐसे ही चुपचाप सहते रहें? गश्त के दौरान ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र के सैनिकों का एक समूह लगातार बड़बड़ा रहा था। जिससे वे शिकायत कर रहे थे वो एक प्रारंभिक चरण का स्वर्ग झलक अधिकारी था। मेरे लिए सब चुप हो जाओ। हम सब सैनिक हैं, आजाद और बेलगाम साधक नहीं। वरिष्ठ अधिकारी हमें जहां भी ले जाना चाहेंगे हम वहीं जाएंगे। तुम सबके पास इतनी बकवास कहां से आती है? अधिकारी ठंडे स्वर में चिल्लाया। और निश्चित रूप से जैसे ही वो भड़क उठा बाकी सैनिक तुरंत सिकुड़ गए। थोड़ी देर बाद एक सैनिक ने फिर पूछा, कैप्टन, हमें आपसे चिढ़ हो रही है। ताकत के मामले में, योग्यता के मामले में आप उस आदमी निशव से ज्यादा ताकतवर हैं। हर बार श्रेय उसे किस आधार पर मिलता है? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सेंचुरियन का साला है? अफसर का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकलकर मेरे कानों में भी आ सकते हैं। पलटन लीडर की गलतियों के बारे में बकवास करते रहोगे तो तुम्हें सैन्य कानून के तहत सजा मिलेगी। उस सिपाही ने अपनी जुबान थूक दी और फिर कुछ नहीं बोला। कोई है? अधिकारी के दिल में अचानक खतरे की घंटी बज उठी। उसने तुरंत हाथ का इशारा किया और सबको चौकन्ना रहने को कहा। ये लोग साल भर जिंदगी और मौत की सरहदों पर भटकते रहते थे और खतरे के प्रति बेहद सतर्क रहते थे। अगर आगे जरा सी भी हलचल होती तो वे उसे भांप लेते। इस छोटी सी टीम के सदस्यों के बीच सहयोग बहुत ही मौन था, जो तुरंत कई प्रतिबिंबों में बदल गया जो लक्ष्य की ओर चक्कर लगा रहे थे। स्वश 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 कई आकृतियां एक खुली जगह पर उतरी। यहां की स्थिति देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। एक युवक जो लगभग 20 साल का लग रहा था खरगोश भून रहा था। एक खुशबू का झोंका आया। कुछ लोगों की लार टपकने से रुक नहीं पाई। इन चंद लोगों को अचानक आते देखकर वो युवक जरा भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया और बोला, लगता है अधिकारी गश्त कर रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है, इसे आजमाना चाहोगे? जब अधिकारी ने देखा कि ये एक मानव जाति का युवक है तो उसकी घबराहट भी कम हो गई। इस युवक का राज्य कम नहीं था। वो पहले से ही स्वर्ग झलक की शुरुआत कर चुका था, लेकिन अधिकारी की नजर में यह बहुत ही घृणित था। उसकी नजर में यह युवक निश्चित रूप से भीतरी शहर के एक बड़े परिवार का शिष्य था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को जाने बिना प्रशिक्षण के लिए बाहर आया था। यह आदमी दरअसल इस जगह को अपने घर के पिछवाड़े का बगीचा समझ रहा था और यहां खरगोश भून कर खा रहा था। उसे सचमुच नहीं पता था कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। क्या तुम्हें पता है यह कौन सी जगह है? अधिकारी को जरा भी यकीन नहीं हुआ और उसने ठंडी सांस लेते हुए पूछा। युवक ने खरगोश के मांस का एक टुकड़ा तोड़ा, 2 निवाले खाए और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता कि यह कौन सी जगह है। अधिकारी की भौहें तंग गई। जाहिर है उसे वो युवक बहुत नापसंद आया।
इतना बेशर्म आदमी, उसे यही मरना ही था। धमाका। अधिकारी ने हाथ उठाया और एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे ग्रिलिंग रैक फट गया। इस बड़े पहाड़ का पिछला हिस्सा शैतान जाति का इलाका है। तुमने यहां खरगोश का मांस भून कर खाने की हिम्मत की। सच में पता नहीं मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी मेरे लिए चले जाओ, अधिकारी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हालांकि इस युवक का क्षेत्र कमोबेश उसके जैसा ही था, फिर भी उसने इस युवक को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। ये सैनिक, जो साल भर शैतान जाति से कड़ी टक्कर लेते थे, जीवन मरण की सीमाओं पर साल दर साल भटकते रहते थे और समान श्रेणी के योद्धाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। शायद ये युवक एक ऐसा युवा योद्धा था जिसने पहले कभी दुनिया को एक नजर से नहीं देखा था। युद्ध के मैदान में जाकर अगर वो कुछ राक्षसों से घिर जाता तो शायद उसे कुचलकर मार डाला जाता। अधिकारी पहले से ही उस युवक से नाराज था। इस तरह की मौत को दावत देने वाली हरकत शायद दुश्मन को आकर्षित कर सकती थी। उसने ये भी सोचा था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वो उसे सबक सिखाने का मौका जरूर लेगा। युवक न सिर्फ नाराज नहीं हुआ बल्कि मुस्कुराया और बोला, तुमने कहा था कि सामने वाला हिस्सा शैतान जाति का इलाका है। अरे वाह, ये जंगल बहुत बड़ा है। मैं अंदर रास्ता भूल गया और मुझे लगा कि मैं गलत दिशा में चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे यूं ही भटकते हुए पालूंगा। अच्छा, तुम सब किस सेना से हो? क्या तुम अभी लोगों को ले जाते हो या नहीं? हाँ, तुम जैसे लोगों के होते हुए भी तुम युद्ध के मैदान में 10 सांसों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, फिर भी हमारे साथ आना चाहते हो? देखो तुम शुरुआती दौर के स्वर्ग झलक के कैसे हो। हम 10 लोग तुम पर एक साथ हमला करके तुम्हें गिरा सकते हैं। क्या तुम इस पर यकीन करते हो? बच्चे, जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। तुम्हारे जैसे ग्रीन हाउस में खिले फूल का इस तरह की जगह पर आना ठीक नहीं है। युवक की बात सुनकर टीम के सदस्यों में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अधिकारी ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम सेना में क्यों भर्ती होना चाहते हो? युवक मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम आरव है। सुना है कि दुष्ट जाति के लोग दुष्टता की कोई सीमा नहीं जानते और वे धूम शाही शहर में तबाही मचा रहे हैं। मैं भी मानव जाति के लिए योगदान देना चाहता हूं। ये युवक कोई और नहीं बल्कि वही आरव था जो दूर से धूम शाही शहर की ओर दौड़ा चला आया था। इस समय आरव को राजपुर राजधानी से भागे हुए 3 साल बीत चुके थे और धूम शाही शहर ही आरव का गंतव्य था। अगर आरव राकुल धनपाल से बदला लेना चाहता था तो उसे अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी होगी और अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से युद्ध में शामिल होना था। इसलिए धूलिन के सुझाव पर आरव मानव और शैतान, 2 महान स्वर्गीय सम्राटों के क्षेत्रों के चौराहे पर पहुंच गया जो ये धूम शाही शहर था। और काला दूत शाही नगर वास्तव में शैतान जाति की स्वर्गीय सम्राट एंटोनियो के अधीन था। आरव इस ओर आकर स्वर्गीय स्वर्ग के अमर ग्रोव के बारे में भी जांच पड़ताल करना चाहता था। साथ ही उस समय कानूओं को अमर ग्रोव लोक में भेजने के मुख्य अपराधी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। इस क्षेत्र में आकर आरव ने स्वाभाविक रूप से अपनी तलवार पर सवार होकर उड़ने की हिम्मत नहीं की। वो खुलेआम प्रचार पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक बार जब वह राक्षस जाति के शक्तिशाली लोगों को आकर्षित कर लेता तो उसे यह भी पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इसलिए वो इस घने जंगल में रास्ता भटक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो गश्त कर रही इस टीम से यूं ही टकरा जाएगा। अधिकारी ने आरव के कंधे पर थपथपाया और कहा, बुरा नहीं बच्चे, हिम्मत तो है लेकिन ताकत भी तो होनी चाहिए। ये मत देखो कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य जैसा ही है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें एक ही वार में हरा सकता हूं या नहीं? आरव भी उससे बहस करने की जहमत नहीं उठा सके। मुस्कुराते हुए बोले, मैं समझ सकता हूं कि बड़े भाई की ताकत जबरदस्त है, लेकिन कम से कम मुझे प्रशिक्षण और अनुभव का मौका तो देना चाहिए। ये शब्द भी चापलूसी नहीं थे। वो महसूस कर सकता था कि इस अधिकारी की जीवटता बहुत शक्तिशाली थी। दिव्य सार का संगम था। उसकी ताकत शायद उसी पद के लोगों से कहीं ज्यादा थी। अधिकारी ने सोचा और उसे लगा कि आरव की बात भी उचित थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो तुम हमारे साथ बैरक में वापस चले जाओ, लेकिन मैं पहले इस अप्रिय स्थिति से निपट लूंगा। सैन्य शिविर में शामिल होने के लिए एक परीक्षा की आवश्यकता होती है। तुम पास हो पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर करेगा। आरव मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे जाबाज कहते हैं। तुम मुझे कैप्टन जाबाज कह सकते हो। बात करते करते जाबाज के हावभाव बदल गए। घने जंगल से सैकड़ों आकृतियां निकली और तुरंत उनकी टीम को घेर लिया।
एपिसोड 1462। पूरी तरह से नष्ट। काले कवच पहने सैनिकों के एक समूह ने आरव और बाकी लोगों को घेर लिया। इन लोगों के शरीर पर शैतानी ऊर्जा उमड़ पड़ी। वे वास्तव में सभी शैतान जाति के महाशक्तिशाली थे। जीजे, वास्तव में कोई है जिसने काले गड्ढा पर्वत श्रृंखला के पास आग जलाई है। परिणामों की बिल्कुल परवाह नहीं। पता चला कि ये मानव जाति का एक छोटा दस्ता है। मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वो मांस ही है। उन सबका सफाया कर दो। जाबाज के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस क्षेत्र में शैतान जाति के दस्ते से टकरा पाएगा। इसके अलावा ये एक बनाम 5 थे। दूसरे पक्ष के 5 स्वर्ग झलक क्षेत्र अस्तित्व थे। स्पष्ट रूप से ये 5 शैतान जाति के दस्ते थे। लेकिन जब दूसरे मानव सैनिकों ने सुना तो वे सब आरव को घूरने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर आरव मौत को दावत न देता, आग न जलाता और मांस न भूनता तो दुष्ट जाति के दस्ते भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। अरे यार, अभी भी बारबेक्यू खाने का मूड है। एक मानव सैनिक गुस्से से दांत पीसता रहा। दुष्ट जाति के दस्तों से घिरे होने पर आरव की पहली प्रतिक्रिया डरने की नहीं, बल्कि जल्दी से खरगोश का मांस खाने की थी। इस हरकत ने मानव दस्ते के सदस्यों को और भी ज्यादा नफरत से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। जाबाज ने गंभीर स्वर में कहा, अब और बकवास मत करो। स्थिति ठीक नहीं है। काली गंडा पर्वत श्रृंखला में एक विशाल प्राकृतिक खाई है जिसमें एक अजीब सा चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। अगर मूल चुंबकीय क्षेत्र के शिखर भी प्राकृतिक खाई क्षेत्र से उतरे तो वे भी गिरकर चूर चूर हो जाएंगे। तार्किक रूप से दुष्ट जाति के दस्ते यहां दिखाई नहीं देना चाहिए। जरूर कोई साजिश होगी। झाओ, तुम्हारी चाल सबसे तेज है। थोड़ी देर में हम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे। सब लोग उसे कवर करके बाहर निकलो। उसे वापस जाकर रिपोर्ट करने दो। कैप्टन, मैं नहीं जा रहा हूं। चुप रहो, ये आदेश है। अगर तुम नहीं चाहते कि हम व्यर्थ मरे तो ये खुफिया जानकारी वापस ले जाओ। झाओ अभी बोलने ही वाला था कि जाबाज जोर से चिल्लाया। इस समय एक राक्षस जाति के सरदार ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, तुम बहुत होशियार हो। हमने मेटामैग्नेटिक क्षेत्र को पार करने का रास्ता पहले ही खोज लिया है। बटालियन बहुत जल्द इस तरफ से हमला करेगी। उस समय टाइड्रन शहर हमारा होगा। जहां तक तुम सबका सवाल है, तुम सब जाने के बारे में भूल जाओ। जाबाज के चेहरे पर लगातार चमक आ रही थी। यह सूचना टाइड्रन शहर के लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। काला गन्ना पर्वत श्रृंखला, इस क्षेत्र में न केवल 3 मंजिला भयंकर जानवर बड़ी संख्या में मौजूद थे, बल्कि पहाड़ के पिछले हिस्से में 1 लाख मील लंबी प्राकृतिक खाई भी थी। इस प्राकृतिक खाई के अंदर एक प्राकृतिक मेटामैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मौजूद था। जब तक कोई दिव्य प्रभु क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक पार करने का कोई रास्ता नहीं था। यह टाइड्रन शहर की प्राकृतिक सुरक्षा थी। इसलिए जब भी वे गश्त करते, इस तरफ सब कुछ सामान्य काम होता था। हर कोई एक चक्कर लगाने आता और फिर वापस चला जाता। लेकिन अब राक्षस जाति ने उन भयंकर क्षेत्र से बचने का एक रास्ता खोज ही लिया था। यह मानव जाति के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। जाबाज की आंखों में एक दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या करना है? मुझे तुम लोगों को सिखाने की जरूरत तो नहीं है, है ना? समझ गया। जवाब देते हुए दूसरों के चेहरों पर गंभीरता और उदासी की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद जाबाज की नजर आरव की ओर गई, जो उस समय फिर से खरगोश का मांस कुतर रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी और उसने कहा, बच्चे, थोड़ी देर में तुम्हारी किस्मत चमकेगी। तुम बचोगे या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। इस समय आरव ने आखिरकार अपने हाथों में खरगोश का मांस कुतरना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए संतोषजनक डकार ली। आराम करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। जीजे इंसान की तरफ से अभी भी एक बेवकूफ है। इस बच्चे को शायद अभी भी स्थिति समझ नहीं आई है ना? रक्तिम, उस बच्चे को तुम पर छोड़ते नहीं। जल्दी से लड़ाई खत्म करो। आराम करो। इस तरह के नौसिखिए से निपटने के लिए 3 चालें ही काफी है। शैतान जाति के समूह ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि आरव उन मानव सैनिकों के समूह से अलग था। उनकी दृष्टि जाबाज जैसी ही थी। उन्हें एक नजर में ही लग गया कि आरव किसी बड़े कुल का शिष्य है। हालांकि उसका राज्य ऊंचा था, फिर भी वो एक भी वार सहन नहीं कर सकता था। रक्तिम नामक शैतान साधक धीरे धीरे पंक्ति से बाहर निकला और आरव को प्रसन्नता भरी नजरों से देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बच्चे, तुम्हारा मांस और रक्त बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे दादाजी रक्तिम को साधना करने के लिए संतुष्ट कर सकता है। निश्चिंत रहो,
दादाजी रक्तिम का वार बहुत हल्का है और तुम्हें दर्द महसूस नहीं होने देगा। मानव शक्तिशाली प्राणियों का मांस और रक्त शैतान जाति के लिए एक बेहतरीन टॉनिक था। कई शैतान जाति की साधना पद्धतियों ने साधना के लिए मांस और रक्त की शक्ति उधार ली। ठीक इसीलिए, क्योंकि शैतान जाति के शक्तिशाली प्राणी मानव शक्तिशाली प्राणियों के विरुद्ध नरसंहार करना पसंद करते थे। सावधान, छुपा हुआ हथियार। आरव अजीब तरह से मुस्कुराया। उसके हाथ में बची हुई हड्डी सीधे बाहर उड़ गई। वाह! रक्तिम, जो इस समय खुद पर खुश था, उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि आरव उसके ऐसा कहने पर हमला करेगा। वो सहज रूप से उससे बचना चाहता था, लेकिन उस हड्डी की गति बहुत तेज थी। वो वास्तव में समय रहते उससे बच नहीं सका। थप्पड़! वो हड्डी बिना किसी विचलन के रक्तिम के चेहरे पर लगी। एक चिकनापन महसूस होने से रक्तिम तुरंत गुस्से से जल उठा। हाँ, ये दृश्य तुरंत जोरदार हंसी का दौर लेकर आया। हड्डी स्वाभाविक रूप से रक्तिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो अपना चेहरा कहाँ रख पाया? आरव ने एक आह भरी और कहा, आह, पहले ही तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था, फिर भी तुम इतने लापरवाह क्यों थे? रक्तिम के दांत किटकिटाने से बजने लगे। साफ तौर पर वो पहले से ही बहुत गुस्से में था। अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चे, ये दादाजी रक्तिम तुम्हें बताएंगे कि मौत से भी बदतर जिंदगी क्या होती है। रक्तिम ने ठंडी आवाज में कहा, खेलना बंद करो, एक साथ हमला करो, उन्हें मिटा दो। एक और कप्तान ने ठंडी आवाज में कहा। छी, छी, छी। 5 दुष्ट जाति के दस्ते, कई दर्जन लोग एक साथ दौड़े। उनका जोश काफी हैरान करने वाला था। जाबाज के चेहरे के भाव बदल गए। पहले वाली मुस्कान बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई और वह चिल्लाया, मार डालो। लगभग 10 लोगों की ये टीम बीच में झाओ नाम के उस सैनिक की रक्षा कर रही थी और बेतहाशा बाहर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन वे शैतान जाति के सैनिक उन्हें मौका कैसे दे सकते थे? बाकी 4 शैतान जाति के कप्तान फट पड़े और सभी जाबाज की ओर टूट पड़े। शुरू से ही शैतान जाति के योद्धा शक्तिशाली थे। चारे करके लड़ रहे जाबाज ने तुरंत एक ऐसा दबाव महसूस किया जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। जाबाज ने पहले ही दिव्य सत्व इकट्ठा कर लिया था, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार था। लेकिन ठीक इसी समय वे 4 शैतान जाति के कप्तान अचानक उसकी आंखों के सामने फट पड़े। यहां तक कि शैतानी सत्व भी बच नहीं पाया। जाबाज आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? अचानक जाबाज का पूरा शरीर कांप उठा। उसने आरव की ओर देखा और पाया कि उसके सामने वाला रक्तिम भी कहीं नहीं था, यहां तक कि मल भी नहीं छोड़ा था। क्या ये उसी ने किया था? असंभव। प्रारंभिक स्वर्ग में 5 दुष्ट जाति के कप्तानों को एक ही बार में कैसे देखा जा सकता है? आरव की तो बात ही छोड़िए, उनका सेनापति भी ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि इन 5 लोगों के अलावा वहां अभी भी काफी संख्या में दुष्ट जाति के सैनिक थे। जाबाज एक पल के लिए थोड़ा विचलित हुआ, फिर उन दुष्टों का वध करने वाले खेमे में शामिल हो गया। हे दुष्ट कुत्तों, मेरी मानव जाति को अपवित्र करने की हिम्मत करने के लिए मर जाओ। इस समय आरव जोर से चिल्लाया और समूह युद्ध में शामिल हो गया। इस बार जाबाज ने आरव को हमला करते देखा और तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। आप ये नहीं कहते कि उसकी ताकत वाकई कमजोर नहीं थी, लेकिन एक ही चाल में 4 महान राक्षस जाति के सरदारों को तुरंत मार डालना यह स्पष्ट रूप से असंभव था। 2 शक्तिशाली स्वर्गीय झलक शक्तियां ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र के राक्षसों के एक समूह का सामना कर रही थी। यह स्वाभाविक रूप से एक नरसंहार था। आरव की चाल की तकनीक बेहद तेज थी। जो राक्षस भागना चाहते थे उन्हें उसने सीधे मार गिराया। इस युद्ध का उलटफेर बहुत अचानक हुआ। सभी ने शुरू में निश्चित मृत्यु का संकल्प लिया था। अंत में दूसरा पक्ष पलक झपकते ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। एपिसोड 1463 जांच पड़ताल। इस युद्ध का परिणाम देखकर जाबाज भी कुछ हद तक हतप्रभ रह गया। यह वाकई बहुत अप्रत्याशित था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। 5 महान शैतानी स्वर्ग झलक शक्तियां एक साथ नष्ट हो गई। युद्ध की स्थिति तुरंत उलट गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। हाँ, कैप्टन, हम तो मरे नहीं। पता नहीं किस सीनियर ने चाल चली जिससे 5 दुष्ट जाति के कप्तानों को सीधे मार डाला गया। मैं तब तक डरा हुआ था जब तक कि मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही वे सब खत्म हो जाएंगे। वाकई कमाल है। सभी सैनिक अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। किसी आपदा से बच निकलने का ये एहसास वाकई बहुत अच्छा था। वे जीवन और मृत्यु के प्रति बहुत पहले ही उदासीन हो चुके थे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे मरने के लिए तैयार थे। जाबाज के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर झाओ, हाँ, तुम सब जाकर युद्ध की लूट इकट्ठा करो। ये जगह ज्यादा देर तक रुकने लायक नहीं है। चलो जल्दी से चलते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने अपनी सहमति जताई और खुशी खुशी युद्ध की लूट इकट्ठा करने चले गए। जाबाज आरव के पास आया और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और बोला, बच्चे, कमाल है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पहले मैं ही तुम्हें नीचा दिखाता था। आरव मुस्कुराया और बोला, कैप्टन जाबाज वाकई बहुत जबरदस्त है। ये आरव तारीफ करता है। आरव को उम्मीद नहीं थी कि ये जाबाज इतना खुलकर और स्पष्टवादी होकर उससे सीधे माफी मांगेगा, लेकिन इस जाबाज की ताकत वाकई बहुत जबरदस्त थी। उन दुष्ट जाति के कप्तानों से आमने सामने लड़ने पर भी शायद उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जाबाज मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, यह सब युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित किया गया था। तुम्हारी नींव मुझसे कहीं बेहतर है। भविष्य में तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा होगी। ओह, ठीक है। क्या तुमने अभी साफ साफ देखा कि उन 5 दुष्ट जाति के कप्तानों को मारने के लिए किसने कार्रवाई की थी? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे भी नहीं पता। वो रक्तिम मुझ पर हमला करने ही वाला था कि उसका पूरा शरीर फट गया। जाबाज की आंखों में निराशा के भाव थे और उसने कहा, लगता है कि यह कोई गुजरता हुआ मानव जाति का शक्तिशाली व्यक्ति था जो इसे सह नहीं सका और उसने हमारी मदद करने के लिए यह कदम उठाया। 5 दुष्ट जाति के कप्तानों को एक ही बार में मार गिराने में सक्षम होने के लिए मुझे डर है कि वो कम से कम एक मूल देवता क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति तो होगा ही। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। पिछले युद्ध में सभी शैतान जाति के सैनिकों के ध्यान जाबाज और बाकी सभी पर थे, जिसके परिणाम स्वरूप आरव पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। उस रक्ते में आरव के सामने जवाबी हमला करने की जरा भी ताकत नहीं थी और वो तुरंत एक ही वार में ढेर हो गया। इसके बाद आरव ने एक ही झटके में 4 तारे विभाजन छोड़ दिए, जिससे बाकी 4 शैतान जाति के कप्तानों का सफाया हो गया। हालांकि आरव ने जाबाज के सामने अपनी ताकत दिखाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि युद्ध के मैदान में विशेषज्ञ बहुत ज्यादा थे, इसलिए कम प्रोफाइल रखना ही बेहतर था। 2 शाही शहरों के बीच युद्ध में ग्रोटो प्रोफाउंड देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल साधारण सैनिक ही हो सकते थे। यहां तक कि शुरुआती चरण के स्वर्ग के झलक शक्तिशाली भी केवल एक छोटे कप्तान ही थे। युद्ध के मैदान में क्रूरता और खतरे एक नजर में देखे जा सकते थे। आरव समान श्रेणी के मार्शल कलाकारों में शक्तिशाली था, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक बार जब वो स्वर्ग झलक की भव्य उपलब्धि तक पहुंच जाता तो मूल देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के लिए भी ये खतरनाक होता। युद्ध के मैदान में जितना ज्यादा रौबदार होता, उतनी ही जल्दी उसकी मृत्यु होती। कैप्टन, युद्ध का मैदान साफ हो गया है। हे, इस लड़ाई में हमारी फसल कम नहीं है। सभी ने युद्ध की लूट इकट्ठी की। सबके चेहरे बहुत प्रसन्न थे। सेना में सैन्य कारनामों की गणना उनके द्वारा प्राप्त शैतान जाति के टोकन के अनुसार की जाती थी। इस बार उनके दस्ते ने एक साथ 5 शैतान जाति के दस्तों का सफाया कर दिया। ये एक बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। भंडारण के छल्ले, युद्ध की लूट, ये सब व्यक्ति के थे, लेकिन मानव जाति की ओर की सेना को सख्त आदेश थे कि वे शैतान जाति की साधना विधियों और कुछ वर्जित औषधीय गोलियों का अभ्यास न करें, अन्यथा बिना दया के मार डाला जाएगा। इसके अलावा इन सैन्य कारनामों से हर कोई बेहतर साधना संसाधन भी प्राप्त कर सकता था, जिनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकता था। जाबाज ने सिर हिलाया और कहा, चलो जल्दी चले। अभी अभी उस दुष्ट जाति के कप्तान ने कहा था, पीछे से एक बटालियन आ रही है। वो शायद टाइड्रैन शहर पर घात लगाएगी। चलो जल्दी से वापस आकर खबर सुनाते हैं। छोटे भाई आरव, चूंकि तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो तो हमारे साथ वापस चलो। आरव ने जो ताकत दिखाई उससे जाबाज की नजर उस पर पड़ गई। वो बोलते समय और भी विनम्र था, लेकिन आरव एक पल के लिए चुप हो गया और तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। जाबाज थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्यों? क्या छोटे भाई आरव को कोई चिंता है? आरव मुस्कुराया और बोला, ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी 2 रास्ते अलग कर लेने चाहिए। जैसे ही जाबाज ने सुना, वो दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, ओह, तुम्हारे पास क्या विचार है? आरव ने कहा, उन दुष्ट जाति के सरदारों ने जो कहा वो सच है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी बाकी है। आखिरकार हमने इसे अपनी आंखों से तो नहीं देखा है। साथ ही दुष्ट जाति ने काली गड्ढा पर्वतमाला को पार करने के लिए किस तरह का तरीका अपनाया, इस जानकारी की भी स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए। अगर हम उनके तरीकों को जानते हैं
तो शायद हम उनकी नकल करके उसे एक बड़ा सरप्राइज दे सकें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक दल को विभाजित करके वापस जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए और दूसरे दल को काली गड्ढा पर्वतमाला में गहराई तक जाकर गहन जांच करनी चाहिए। आरव ने यह कहा और पाया कि सभी अजीब निगाहें उसे देख रही थी। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल है? आरव ने अपनी नाक छुई और मासूमियत से कहा। जाबाज ने आरव को राक्षस जैसी नजरों से देखा और प्रशंसा से आह भरते हुए कहा, छोटे भाई, आरव में सचमुच एक महान सेनापति जैसा अंदाज है। इन बातों पर मैंने कभी गौर नहीं किया। तुमने पूरी तरह सोच लिया। तुमने जो कहा वो सही है। वे अभी तैयार नहीं है। हमारा खुफिया जानकारी की जांच करना ही सबसे उपयुक्त है। जाओ, तुम अभी शहर लौट जाओ और खबर वापस ले जाओ। बाकी लोग मेरे पीछे काली गंडा रिज तक आओ। बाकी लोगों ने भी आरव को प्रशंसा से देखा। उन्हें पता चला कि वे सभी इस युवक को कम आंक रहे थे। वे सभी खुद को पैदल सैनिक समझते थे, बस अपने काम से मतलब रखते थे, जबकि आरव समग्र स्थिति की ऊंचाई से समस्याओं पर विचार कर सकते थे। यह तरीका उनकी तुलना में नहीं था। झाओ जाने ही वाला था कि आरव ने कहा, कैप्टन, उन सबको वापस जाने दो। काली गंडा पर्वतमाला बस हम दोनों ही जाएंगे। हाँ, हम जांच पड़ताल करेंगे, लड़ाई नहीं। इसके बजाय संख्याओं को उजागर करना आसान हो सकता है। अगर हम सचमुच पकड़े गए तो हम दोनों के लिए भागना आसान होगा, आरव ने समझाया। जाबाज ने सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, छोटे भाई, आरव ने जो कहा वो सच है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं अकेला ही चला जाऊं। छोटे भाई, आरव, तुम उनके साथ वापस जाओ। तुम्हें अभी सेना का सदस्य नहीं माना जाता, इसलिए तुम्हें जाने और जोखिम उठाने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है। आरव मुस्कुराया और बोला, चूंकि ये आरव सभी से टकरा गया, इसलिए मुझे भी वफादारी दिखाते हुए शामिल होना होगा। मेरी चालढाल अभी भी ठीक है। मैं कैप्टन जाबाज को नीचे नहीं घसीटूंगा। जाबाज ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, छोटा भाई आरव नेक है, तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। झाओ, तुम बाकियों को वापस ले जाओ। लेकिन झाओ और बाकी लोग नाराज हो गए और बड़बड़ाने लगे। कप्तान, मेरी चाल भी ठीक है, मुझे भी अपने साथ चलने दो। कप्तान, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूं। मैं भी चलूंगा। जाबाज का चेहरा उतर गया और उसने कहा, मेरे लिए सब चुप हो जाओ। ये आदेश है, सब चले जाओ। जाबाज को सचमुच भड़कता देख बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई और वे सब असहज होकर वहां से चले गए। ये कमीने, एक दिन इन्हें डांटना बंद करो तो ये सब असहज हो जाएंगे, जाबाज ने मुस्कुराते हुए डांटा। आरव भी मुस्कुराया और बोला, सब अच्छे भाई हैं, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता करते हैं। जाबाज हंसा और बोला, मुझे कैसे नहीं पता, लेकिन तुमने जो कहा वो सही है। इस तरह की चीजें, अगर वे भी चले गए तो हमें भी नीचे घसीट लाएंगे। चलो चले। आरव ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया।